इज इक्वल टू 0। इसको कैपिटल डी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस वाई इज इक्वल टू 0। व्हाट इज कैपिटल डी? दिस इज डी डी एक्स एंड डी स्क्वायर इज नथिंग बट d2 dx square, second order differentiation. So this one is the equation for complementary function. अब आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, f of m is equal to 0। f of m को 0 कर दो, क्या बनेगा ये, दिस इज fd। व्हाट इज fd? d स्क्वायर प्लस 3d प्लस y, सॉरी ये y नहीं है, प्लस 1 होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा in this way। So 1 is equal to, this is fd। Now what is f of m? f of m is m square 3m plus 1। So auxiliary equation f of m is equal to 0 जब आप सॉल्व करते हैं, m square plus 3m plus 1 0, 1 है ना, क्वेश्चन देखना एक बार, 1 नहीं सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में 2 है, 2y मैम 2y है, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 है भाई क्वेश्चन में, हियर इट इज 2। हाँ तो रूट्स क्या बने अब इसके, m plus 1 m plus 2, m plus 1 m plus 2 is equal to 0। this implies m is equal to -1 -2। so complementary function क्या हो जाएगा, मैम c1 e की पावर -x plus c2 e की पावर -2x। yes very much correct। so this is the complementary function। ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? ये कहाँ से आ गया, ये मेरे बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, ये कैसे गायब होगा भाई, ये वाला चीज है, क्या चीज मैम? ये ऊपर दिख रहा है तुम लोग को, ये क्या है, ये कैसे गायब होगा? आ रहा है मैम। अच्छा आप लोग के में नहीं आ रहे ना, चलो हो गया, डिसअपीयर हो गया। हाँ अभी देखो स्टूडेंट्स, ये सभी को क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e to the power -x plus c2 e to the power -2x, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ठीक है ना, चलिए अब हम आते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल वी विल डिस्कस टुडे, जो कल मैंने आपको बताया था, 1/d माइनस a f of x, इसका फॉर्मूला होता है e to the power ax e to the power -ax f of x dx। ये फॉर्मूला आज हम अप्लाई करेंगे। फिफ्थ रूल फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल केस, दिस रूल इज फॉर जनरल केस। चलिए अब हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, हमारे केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 RHS। RHS क्या है भाई बताइएगा? e की पावर ex। भाई और बच्चों का आवाज बिल्कुल नहीं आता है, सत्यम यदि या बाकी बच्चे, अरे तुम तो चुप बैठो, तुम अपने आप से एफर्ट भी नहीं डालोगे और किसी से डिस्कस भी नहीं करोगे, और उसके बोलोगे मैडम मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है ना? मैम बोल दीजिए मैं कैबिन आ जाऊंगा आपका। अरे बेटा तुम हॉस्टल आ गए हो क्या? यस मैम। तो जो बच्चे और कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आए तो वो लोग सेकंड हाफ पे आ जाना, 3 बजे फ्री हो जाते हो ना, तब मैं पढ़ा दूंगी तुम लोगों को। हाँ इधर क्लास में इसी वाले कोई भी क्लास में हम बैठ जाएंगे, यहाँ पढ़ लेंगे। अब वापस आ जाओ भाई, इधर हम कहाँ थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सारे स्टूडेंट्स देखिए भाई केयरफुली, 1/f of d RHS ये था। नाउ एनी अदर रूल व्हिच वी हैव डन सो फार, फर्स्ट रूल क्या था, e की पावर x ax। सेकंड रूल cos x। थर्ड रूल मैम पॉलिनोमियल मतलब x पॉलिनोमियल था। यस, फोर्थ रूल e की पावर x ex तो इसमें से कोई भी एप्लीकेबल है क्या यहाँ पे बताओ? नो मैम। नो मैम। तो इसमें से कोई भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो अब हम जनरल केस को अप्लाई करेंगे। ये जनरल केस ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला, यू आर गोइंग टू राइट योर डेस्टिनी व्हाट यू विल बी आफ्टर 4 इयर्स, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैडम अटेंडेंस दे देंगी तो हमने ज्वाइन कर लिया, नो। चलिए हम आ जाए वापस, ये अब इस रूल को हम फॉलो करेंगे। चलिए क्या करें, अब इसको 1/, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो अभी आप लोगों ने मुझे बताया था d+1 d+2। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करिए। पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या बोलता है आपको, 1/d+1 d+2, दिस कैन बी रिटन एज a/d+1 b/d+2। 1 is equal to a d+2, एलसीएम लेंगे, दोनों तरफ का डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो d का वैल्यू एक बार -2 रखिए, a into 0 b into -2 plus 1, तो b कितना आ गया -1। एक बार d का वैल्यू -1 रखिए तो क्या आ जाएगा, a + 1 आएगा। यस वेरी मच करेक्ट, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, a आ गया +1 b आ गया -1। तो इसको जब फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये वाला आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, a/d+1 है तो a का वैल्यू आपने बोला +1, 1/d+1 और b आपने क्या बताया -1, सो -1/d+2 e to the power x। now you have to operate this operator on e to the power x। चलिए भाई इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर दें t1 t2 के टर्म में, d+1 e to the power x -1/d+2 e to the power x। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो, ऑल स्टूडेंट्स? यस मैम। शुड आई प्रोसीड? ध्यान से देख लो, सबकी कॉपी में होना चाहिए, कल मैं कॉपी चेक करूंगी आप लोगों का, ये हुआ यस और नो, कॉपी पेस्ट हो गया आपकी कॉपी में? हाँ मैम। किसी का रह गया तो मुझे रोक दीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ भाई, ठीक है, से t1 t2
कुछ भी नहीं किया है, जस्ट पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई करा है और उसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दिया, बस अभी यही किया है मैंने और कुछ नहीं किया है. सो शुड आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्लाइड? हाँ मैम प्रोसीड. चलिए अब आ जाते हैं हम T1 माइनस T2. तो T1 हमारा था 1/d+1 e टू द पावर x माइनस T2 हमारा था d+2 e टू द पावर x. पहले मैं T1 को सॉल्व कर रही हूँ, फिर T2 सॉल्व करेंगे हम. 1/d+1 e टू द पावर x, दिस कैन बी रिटन एज d माइनस a के फॉर्म में लेना है हमें, d माइनस सम कांस्टेंट का फॉर्म लेना है e टू द पावर x. व्हाई आई एम डूइंग सो? 1/d minus a f of x, this is equivalent to e to the power ax e to the power minus ax f of x dx. तो अब इसको दोनों को कंपेयर करिएगा, इन दोनों को कंपेयर करिए. a क्या बना? a is -1 and this is f of x. बहुत ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे ना तो आगे इसके बेस्ड प्रॉब्लम्स इजीली हो जाएंगे आपसे. सो इफ यू कंपेयर दिस टू थिंग्स, सो a is -1 and f of x is e to the power x. So please take care, these two things are there. When you compare this two formula, this result will be e to the power ax लेना है, a का वैल्यू -1 है, ax इंटीग्रेशन में e to the power -ax माइनस ऑफ -1x, फिर fx. तो fx हमारा क्या था देखो, e to the power x e to the power x dx. थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लें हम इसे, e to the power -x e to the power x e to the power ये प्लस हो जाएगा e to the power x dx. अब इसमें आप क्या करेंगे, पुट e to the power x is equal to t, इसको डिफरेंशिएट कर दो, e to the power x dx is equal to dt. Only for integral, this I am taking just for integration, only for integral terms. तो जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है बस उसी में ही लेना है, बाकी में नहीं लेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा. ओनली फॉर दिस पोर्शन, जस्ट इसके लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे. आउटसाइड वाला जो टर्म है उसको एज इट इज रखिएगा, e टू द पावर -x को एज इट इज रखना है, इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है भाई, ये जस्ट किसके लिए कर रहे हैं हम, ओनली फॉर इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रल टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, e को एज इट इज रहने दो, e टू द पावर x को आपने t लिया है, तो e टू द पावर t, और ये पूरा क्या बन गया, dt. वेरी मच करेक्ट. तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा अब आपको, e टू द पावर -x तो एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा e टू द पावर t. तो ये बन गया आपका e टू द पावर -x और e टू द पावर t. सो दिस इज बेसिकली T1. अभी हमने जस्ट T1 सिंपलीफाई किया है. e to the power x हो जाएगा ना वो तो. हाँ यस थैंक यू प्रखर, ये आपका e टू द पावर x हो गया, करेक्ट. तो ये T1 आ गया, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? हाँ मैम. में हो गया, आगे बढ़ूं मैं, कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, फिर आई शुड प्रोसीड, या रिकॉर्डिंग में अपलोड कर लूंगी, आप उसमें से देख लीजिएगा. आगे बढ़ूं, बताइए. हाँ मैम बढ़ो. यस मैम. सभी स्टूडेंट्स में नेक्स्ट टर्म बता रही हूँ, T2 हमारा क्या था भाई, e टू द पावर, एक मिनट मैम 1/d+2 d+2 e टू द पावर x, करेक्ट. 1/d+2 e टू द पावर x, इसको भी उसी फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, d माइनस ऑफ 2 e टू द पावर x. फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, 1/d minus a f of x, this is e to the power इंटीग्रल के अंदर वाला माइनस साइन fx dx. तो यहाँ से कंपेयर करिएगा, a क्या बना, इन दोनों को कंपेयर करिए, व्हाट इज a, -2. यस, e to the power -2x. यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 प्लस 2x e to the power x dx. नाउ नेक्स्ट क्या आएगा देखिए, इसको थोड़ा उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले हम जिस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करना है ना हमें. आउटसाइड इंटीग्रल एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अभी इसके लिए करना है आपको, इनसाइड जो भी ये टर्म्स हैं इसके लिए सब्स्टिट्यूशन करना है. फॉर दिस टर्म ओनली यू हैव टू पुट e टू द पावर x एज t. तो e टू द पावर x dx क्या बनेगा, dt बन गया ना. जस्ट फॉर इंटीग्रेशन, जस्ट फॉर इंटीग्रल, टेक केयर प्लीज, वी आर डूइंग इट इज फॉर इंटीग्रेशन, नॉट फॉर अदर टर्म्स. तो ये वाला मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रखा है भाई, ये देखो, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ हाइलाइटेड पोर्शन पे t का टर्म लाना है आपको. सो e टू द पावर 2x, वेट, इसको क्या करेंगे, e टू द पावर x को एज इट इज रहने दो, ये e टू द पावर 2x को ब्रेक करो, e टू द पावर x dx. ये फॉर्म ले सकते हैं हम, e टू द पावर 2x is e टू द पावर x plus x e टू द पावर x. चलिए अब आ जाइए वापस से, e टू द पावर -2x ये एज इट इज है, यहाँ पे e टू द पावर t और ये पूरा बन गया आपका dt. तो ये भी e टू द पावर t और ये वाला क्या बन जाएगा t. मैम 2t हो जाएगा. हैं, कहाँ पे 2 है मैम 2, अरे 2 को तो ब्रेक किया मैंने.
तो मैम दो बार e की पावर x है तो 2 e की पावर 2x हो जाएगा ना मैम, e की पावर 2x होगा ना वहाँ पे। ये e के पावर 2x को ही ब्रेक कर रहा है मैंने भाई। ऐसा क्यों करा है? क्योंकि मेरे को dt का टर्म लेना था, ये वाला टर्म लाना था। मैम इंटीग्रेशन में तो वैल्यू को करेंगे उसके लिए बोल रहे हैं। पहले एक बात बताओ मुझे, ये चीज समझ आ रही है कि नहीं? इसको मैंने क्या Yes, ma'am. e टू द पावर ब्रेक x किया, ऐसे वहाँ ही तक लिखा, समझ इसको आ जस्ट ब्रेक कर दिया। और ये वो वाला वहाँ तक आ जो गया। उसके बाद मैम जैसे e की पावर 2x है तो उधर मैम उधर बाद में 2 जाना, उधर उधर बाद में। पहले इतना समझ आया कि नहीं बताओ मुझे? हाँ इतना आ समझ गया। गया। इतना समझ आ रहा है कि नहीं? ये मैंने क्या करना था, इसको इस फॉर्म में लाना था मुझे, इसलिए मैंने ये ब्रेक किया भाई। तुम लोग दोबारा वही चीज कर रहे हो, दोबारा उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, वो नहीं करना है हमें। और ये वाला जो पोर्शन था ये तो t है हमारा, ये देखो ना यहाँ t लिया ना e टू द पावर x को, तो ये t बन गया ना ये वाला, और ये e के पावर t। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ Yes, हाँ ma'am. मैम। हाँ, अब Yes, एक चीज ma'am. देखो, जो तुम लोगों को मैंने ये क्या हो गया, किधर गायब हो गया भाई पेन? अरे हाँ, आगे वापस। अब मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में एक फॉर्मूला बताया था, UVdx जब ये प्रोडक्ट होता है पॉलीनोमियल के फॉर्म में। एक मिनट, हाँ क्लास का टाइम हो गया क्या? हेलो, हाँ पूजा मैम बताइए। हाँ मैं क्लास में हूँ, बताइए। आप मेरे केबिन में रख दीजिए। हाँ हाँ ठीक। तो अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ये हमने इस पे इंटीग्रेशन वाला, ये फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट सेमेस्टर में, याद करिए आप लोग प्लीज। Yes, ma'am. याद है ना? हाँ मैम बताया था। चलिए फर्स्ट बता। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास x टू द पावर 4 e टू द पावर 5x है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? कितने लोग बता सकते हैं आप में से? अरे मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है बच्चे, रुको। कितने लोगों ने हैंड रेज किया है? किसी का भी हाथ नहीं आया ऊपर? रेज योर हैंड्स। शालू एंड ईशा, अनुषा। अरे बताओ ना, ऑनलाइन क्लास है तो हाथ ही ना उठाए। बैठे बैठे मूवी देख रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर मूवी चल रहा है आज तो यहाँ पे। और बाकी बच्चे, ये प्रखर क्या कर रहे हैं? गायब हो गया क्या लॉगिन करके? बेस प्रखर, रूपांश, why you're not raising your hand? मुजामिल? चलिए, तो अब देखिए हाँ चलिए, शालू बताइए क्या करूं इसको? शालू बोलो। इसको u लेते हैं और इसको v लेते हैं भाई, तो u को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, x टू द पावर 4, v का इंटीग्रेशन मतलब e टू द पावर 5x। हाँ e टू द पावर 5x का इंटीग्रल e टू द पावर 5x अपॉन 5। नेक्स्ट इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, 4x क्यूब, इसको फिर से इंटीग्रेट कर दो, e टू द पावर 5x अपॉन 5 स्क्वायर, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, 4 इंटू 3x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दो, नेक्स्ट टर्म 24 हो जाएगा मैम, 24x स्क्वायर। 5 to the power 4. नेक्स्ट बस इसके आगे जीरो होगा। ऐसा क्यों होता है? इसको डिफरेंशिएट किया, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया और फिर से इसको डिफरेंशिएट करा। इंटीग्रेशन कहाँ चल रहा है भाई? इंटीग्रेशन इज गोइंग ऑन हियर, इंटीग्रेशन 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 देन इंटीग्रेशन। ये आपको फूरियर सीरीज में यही चीज दोबारा पूछूंगी, बहुत ध्यान से देखिए। अब नहीं बताऊंगी मैं ये फॉर्मूला। एवरीवन प्लीज टेक केयर, ये कौन सा फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद रखना है, और इस फॉर्मूला को ही अप्लाई करेंगे आगे। दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला व्हेन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एंड वन ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लाइक दिस। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसी को आप अप्लाई करेंगे आगे। हाँ, मैम कौन सा फॉर्मूला है ये? बाई पार्ट्स रूल है, लेकिन ये किस फॉर्म में? शॉर्टकट मेथड है बाई पार्ट्स रूल का ही, जिसमें कि जब भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होता है ना उसमें अप्लाई करते हैं, जैसे ये x टू द पावर 4 x टू द पावर 5। तो अब ये फॉर्मूला सबको समझ आया? Yes, ma'am. अभी हमें क्या निकालना था? प्रीवियस केस हमारा ये था ना, t e टू द पावर t। चलो t e टू द पावर t dt, इसे कंपेयर करिए, इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए, क्या बनेगा? u इनटू v1 सिंगल टाइम इंटीग्रेट माइनस t को डिफरेंशिएट कर दो, u डैश इज डिफरेंशिएशन, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, इंटीग्रेट फिर से कर दो, e का पावर इंटीग्रेशन यही रहेगा। तो फाइनली ये क्या मिला हमें? t माइनस 1 e टू द पावर t। वैसे बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, x e टू द पावर x का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रखते हैं, x माइनस 1 e टू द पावर x। आप भी याद रखेंगे सारे स्टूडेंट्स, 10 बार बोलिए, इंटीग्रल ऑफ x e टू द पावर x इज x माइनस 1 e टू द पावर x, इंटीग्रल ऑफ x e टू द पावर x इज x minus 1 X minus 1 की पावर x। फाइन। तो चलिए वापस आ जाए, हम कहाँ थे भाई? ये वाला, ये इंटीग्रेशन हमें करना था ना, तो ये हमारा t2 हम निकाल रहे हैं e टू द पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? t माइनस 1 e टू द पावर t। x का वैल्यू वापस से ले आओ, e टू द पावर माइनस t का वैल्यू था e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x। तो ये आपका क्या आ गया? t2। ये क्या है मैम? बर्ड्स आर चर्पिंग, चर्पिंग बर्ड्स। मैथमेटिक्स की क्लास में बहुत आवाज कर रहे हैं ये लोग, डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको डांट भी नहीं सकती मैं। हाँ, और डांट ही तो मैं वो सुन लेंगे आपकी डांट। चलो, तो T1 देखो हमारा क्या था भाई? ये हमारा T1 था ना,
T1 हमने निकाला था, ये वाला क्वेश्चन T1 है, और T2 अभी आपने क्या निकाला है नेक्स्ट स्लाइड में, ये T2 आ गया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। तो T1 आपने अभी क्या बताया मुझे, e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर x, और ये आपके पास आ गया e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। और CF क्या था भैया हमारा, मैम C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। चलो तो डायरेक्ट मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिखती हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। एक बार दोबारा से बोलना सत्यम, C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C1 थैंक यू, C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x, और ये वाला टर्म ऐड कर दो जो भी आ रहा है, दिस इज योर आंसर। फाइन, यस मैम। तो ये हमारा आंसर है बस। अब उसमें क्या आंसर आ रहा है वो बाद में आप चेक करते रहना क्वेश्चन बैंक में, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। सभी को ये क्लियर है? एक बार मैं सारी चीज दोबारा से दिखा रही हूँ बेटा, सारी स्लाइड्स देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था एवरीवन, दिस वाज द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करते हैं CF के लिए। ये दो कलर सेलेक्ट हो गया भाई। ये फर्स्ट पार्ट में हम CF निकालते हैं। CF हमने सिंपलीफाई किया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए CF ये निकल आया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, एक फॉर्मूला हमने किया था, यहाँ सेकंड स्टेप होना चाहिए था, सेकंड स्टेप फॉर PI। तो ये एक फॉर्मूला है जनरल केस के लिए, जनरल केस में यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद टू टर्म्स आ गए, टू टर्म्स को हमने लेबलिंग कर दी T1 T2 से, दिस वन इज T1 दिस वन इज T2। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने T1 सेपरेटली सॉल्व किया और T1 का वैल्यू ये निकाला। सिमिलरली T2 हमने सॉल्व किया और T2 का वैल्यू भी निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया हमारा। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल में दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था। और अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये CFPI मैम क्वेश्चन नंबर 16 देखना है ऐसे ही। रुक जाओ एक मिनट, अभी देखो 13 में कुछ आंसर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, एक बार इसको सिंपलीफाई करके देखना भाई, e टू द पावर, लेकिन हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके शायद ये चीज आ जाएगा, तो अगर नहीं भी आता तो हमारा 100% करेक्ट है। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन 16 भी ऐसे ही होगा क्या? हाँ, क्वेश्चन 16 भी ऐसे ही होगा मैम 9 और 12 में प्रॉब्लम आ रही है मैम, आंसर निकल ही नहीं रहा। 9th का आंसर नहीं निकला है, चलो मैं भी करा दूंगी, कोई बात उसमें नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, हाँ 2 मैम से मल्टीप्लाई sin x cos 3x, sin into cos का फार्मूला लगा दो, वेरी मच। मैम लगा रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा। और चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ, मैं सॉल्व करके भेजूंगी सच्चा, डोंट वरी, वेट 9th बोला आपने, मेरे को व्हाट्सएप कर देना नंबर, क्वेश्चन नंबर। अभी एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो मैम। कल आप 7th करा रहे थे। 7th क्वेश्चन नहीं हुआ था कल? नो मैम। मैम सिर्फ वो निकाला था। सुनो 7th 9th इन सब का मैं आपको पिक भेज दूंगी। एक डिफरेंट क्वेश्चन करो पहले, 14 क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जो क्वेश्चन है ना प्लीज उसका क्वेश्चन नंबर भेज देना मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बैंक। अच्छा कल वो प्रॉब्लम आ रहा था ना नेट का यहाँ पे, चलिए अभी आ जाइए d2x dt स्क्वायर प्लस g/b। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, कहीं पे कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मेरे को बताना है इसको। एवरीवन प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद ये बताइए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है इसमें। हम डिपेंडेंट तो x होगा ना? यस, इंडिपेंडेंट मैम A B G है सर, ए बी जी क्या है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स हैं। हाँ। कहाँ सो रहे हो, जग रहे हो तुम सत्यम? हम t होगा मैम टी होगा। डिनोमिनेटर में t है, हम डिपेंडेंट x कैसे आया? बता रही हाँ, हूँ, मैम। ए जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ अभी देखिए, जब भी हम ऐसे लेते हैं dy dx, इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये ऐसा क्यों बोलते हैं हम, ये आपने 11 में पढ़ा ना डिफरेंशिएशन, जब सबसे पहले आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y में क्या चेंजेस होते हैं, व्हेनेवर वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, करस्पॉन्डिंग चेंज निकालते हैं ना। तो इस केस में आप x को कहते हैं इंडिपेंडेंट है, जो चेंजेस x में आप ला रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग चेंजेस जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लेते हैं, और इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाई डू वी से दिस थिंग, y is a function of x बोलने का मतलब क्या है, what is the purpose of saying y is equal to f of x? Here x is independent variable, y is dependent variable. Whenever I am changing x, whichever change is occurring on y, we are calculating that change with the help of this derivative. So just like in this case, d2x dt square, ये निकालने के पहले हमने निकाला होगा dx dt, और ये dx dt जो आ रहा है इसमें जो भी चेंज आ रहा है ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज इन x with respect to change in t। तो t क्या है, t is independent variable and x is dependent variable।
So finally here, whichever variable is in the numerator, we do take that one as dependent variable. Whichever variable is in the denominator, we do take that variable as independent variable. That is why we are saying, what we are saying? We are saying dependent variable is x. Independent variable, एक मिनट में डोर लगा के आऊँ बेटा, डिस्टर्बेंस हो रहा है. So whenever we are changing this t, corresponding change we are calculating in x. That is why t is independent and x is dependent. Fine. Till this step it is clear to everyone? Yes, ma'am. चलिए अब इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ओडी का क्या होता है? जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं ना, जितने भी कांस्टेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होता है? इधर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable as well as dependent variable. Derivatives and dependent variable का जो भी टर्म है वो लेफ्ट में होता है, और जितने भी कांस्टेंट हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है भाई ओडी का. सॉल्व करना तो 5th और 8th के बच्चे को हम बता देंगे ना, वो भी सॉल्व कर देगा. एक मेथड बता दी, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको. बेसिक अगर क्लियर है तो आप सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे. सो इज दिस क्लियर ऑल दिस थिंग्स? यस मैम. हाँ मैम. तो अब देखिए, हाँ बताइए, क्वेरी आ रहा था? नहीं मैम, क्लियर है. हाँ, तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए. डिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी हैं और उसके डेरिवेटिव्स उसको लेफ्ट में रखें, मतलब x वाले टर्म लेफ्ट में रखें, और राइट साइड में जितने कांस्टेंट्स हैं और जितने भी t के फंक्शंस हैं उसको हम राइट में शिफ्ट कर दें. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या बन जाएगा? देखो, d2x dt स्क्वायर प्लस g अपॉन b x, बिकॉज x डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है, t इज इंडिपेंडेंट. तो ये वाला हमने लेफ्ट में रखा, बाकी को राइट में ट्रांसफर करो भाई. g इंटू a अपॉन b, ये कांस्टेंट है. So this is the final ordinary differential equation in its standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इक्वेशन ले लिया एंड वी आर गिविंग इट एज नेम 1. अब सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है? CF/PI. तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या निकालते हैं? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF. तो CF निकालने के लिए राइट हैंड साइड को हम करते हैं 0. ठीक है, अटेंडेंस ले लिया मैंने, एक बार एंड में लूंगी. चलिए, हम कहाँ थे? मैम बार बार मत लेना ना अटेंडेंस. चुप रहो, तुम मुझे सजेस्ट मत करा करवा रहे हैं. हाँ, जो तुम्हें क्लास छोड़ के भागना है तो चले जाओ. नो मैम. हाँ बच्चों, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड को 0 कर देते हैं. तो ये क्या बन गया? देखिए, d2x dt स्क्वायर प्लस g अपॉन b x इज इक्वल टू 0. सभी को क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम. प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्लाइड. यस मैम. चलिए, हाँ, तो हमारा ये जो इक्वेशन था d2x dt स्क्वायर प्लस g अपॉन b x इज इक्वल टू 0. लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा g अपॉन b बार बार लिखना, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ भाई. इसको मैं ले लेती हूँ, बिकॉज स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर है ना, तो मैं इसको अल्फा स्क्वायर ले लेती हूँ. अगर क्यूब होता तो अल्फा क्यूब ले लेती. लेट g अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. फाइन. मैम अल्फा क्यों नहीं लिया? अल्फा क्यों नहीं लिया? पता है, क्योंकि ना वो स्क्वायर रूट का इशू पड़ता है. अल्फा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने अल्फा स्क्वायर, क्योंकि आगे जब ये वैल्यू निकालेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट आएगा. आप अल्फा ले लो. अल्फा लेना चाहती हो तो अल्फा ले लेती हूँ. बताओ. नहीं मैम, ठीक है अल्फा. नहीं मैम, नहीं नहीं. कुछ भी ले सकते हैं, नॉट एन इशू. बट यहाँ स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने अल्फा स्क्वायर लिया. चलिए, अब आ जाइए. यहाँ पे क्यूब होता तो? क्यूब होता ना यहाँ पे, अगर ये थर्ड डेरिवेटिव होता तो क्यूब ले लेती मैं. आई डू टेक दिस वे. आप नहीं लोगे तो भी कोई इशू नहीं है यार. अगर मैं अल्फा स्क्वायर नहीं लूंगी, अल्फा क्यूब ले लेती हूँ, अल्फा 5 लूंगी तो उसी फॉर्म में आ जाएगा, नॉट एन इशू. चलिए, ये आपका था d स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. d dt क्या है भाई? कैपिटल D. d2 dt सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या है? d स्क्वायर. ये याद रखना है, t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. से सो मेनी टाइम्स टू योरसेल्फ सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी मिस्टेक. चलिए, ये आपका है f ऑफ d x इज इक्वल टू 0. इससे पहले तक हम y लेते थे यहाँ पे, दैट इज व्हाई आई चूज दिस एग्जांपल. व्हाट इज f d? b स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस अल्फा. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा? m स्क्वायर प्लस अल्फा. m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 0. m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर. स्क्वायर रूट ले लीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -1. अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, सो प्लस माइनस आई अल्फा. ये आ गए रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा बनता है इमेजिनरी रूट में? c1 cos अल्फा x e to the power real part into independent variable, c1 cos imaginary part into independent variable, c2 sin imaginary part
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा। जब भी आंसर में इमेजिनरी पार्ट आएगा तब ये रियल पार्ट वाले को लेके सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया आपका, क्या बोला आपने बेटा? मैम जैसे इसमें आई आ गया ना यहाँ पे, तब ये रियल वाला लेके सॉल्व करेंगे ना हमेशा, जब भी ऐसे आएगा। नहीं, जब भी ऐसा आता है तो वो वाला पार्ट लोगे, इमेजिनरी पार्ट अल्फा प्लस आई बीटा वाला नहीं होता था वैसा। तो अब यहाँ पे रियल पार्ट तो 0 है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो CF क्या बनेगा, e टू द पावर 0। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t। x के टर्म में मत करिएगा, बच्चे गलती कर जाते हैं, ध्यान रखना है। 0t क्या बना अब ये, C1 cos अल्फा t प्लस C2 sin अल्फा t। So complementary function e to the power 0t C1 cos alpha t plus C2 sin alpha t. Is it fine? यस मैम। So complementary function क्या बन गया, स्लाइड दिखा दो प्लीज। हाँ, ये बन जाएगा C1 cos of alpha t plus C2 sin of alpha t। ये complementary function था। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना इसको, f of d x is equal to 0 किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला था हमने, ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स निकाले थे, तो रूट्स हमारे आ गए थे ये 0 प्लस आई अल्फा 0 माइनस आई अल्फा। ये इमेजिनरी पार्ट है अल्फा, आई के साथ अल्फा है, ठीक है, हो गया। यस मैम। तो अल्फा का वैल्यू क्या था भाई, अल्फा हमने किसको लिया था, अल्फा स्क्वायर g अपॉन बी को लिया था, तो अल्फा क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ g अपॉन बी। सो फाइनली CF क्या बन जाएगा हमारा, C1 cos root g by vt। यस, ये हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन अल्फा टी। चलो PI जरा आप निकालो एक बार, PI निकालिए अपने आप और बताइए मुझे क्या रहा है। हेलो, यस स्टूडेंट्स, PI निकालिए और PI निकाल के बताइए मुझे कितना आ रहा है। मैम PI 0 आएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है। अच्छा, ऐसा सत्यम, ऐसा आपकी मैडम ने यही पढ़ाया था आपको? आपकी मैडम को बिल्कुल मैथ्स नहीं आता, मेरे पास भेजिएगा, हाँ फिर मैं बताऊंगी उन्हें। सत्यम इधर देखो ध्यान से, ये बीटा जो है कांस्टेंट है ना, इसको कैसे ट्रीट करोगे, अपने आप 0 इंट्रोड्यूस नहीं कर देना है कि PI राइट हैंड साइड पे फंक्शन है, कंसंट्रेट 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको क्या मैं ऐसा ट्रीट कर सकती हूँ, यस और नो, 0 यहाँ पे लाओ सत्यम इस फॉर्म में। प्लीज एवरीवन टेक केयर, इफ राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट, in that case you have to introduce this type of term. Please everyone take care. If right hand side is any constant, if RHS is any constant, तो उस केस में ऐसा कोई एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं हम, फिर सॉल्व करेंगे। अपने आप 0 नहीं करना है बेटा, राइट हैंड साइड नॉन जीरो टर्म है, तो ये बीटा जो है वो कांस्टेंट। इसको बीटा को मैम, बीटा को क्या लिया मैम, g डॉट a अपॉन b। हाँ क्या था, देखना जरा, लास्ट स्लाइड पे लिया था ना हमने, कहाँ लिया है बीटा, कहाँ लिया भाई मैम लिया ही नहीं था। ये है बीटा, इधर नहीं मेंशन करा था क्या मैंने कहीं पे? नो मैम। तो नहीं हम मैम, नहीं माना था। अच्छा ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। नहीं मैंने कहाँ लिया था बीटा, आपने जहाँ लिया था वहाँ पे लिखा होगा यार, देखने के इससे पहले। मैम लिया ही नहीं था, मैंने ऐसा लिया था। अच्छा सॉरी नहीं लिया था मैंने, ठीक है। तो बीटा इसको ले लो राइट हैंड साइड को, हाँ इसको ले लो बीटा, ये सारा कांस्टेंट है। तो अब हम आ जाए यहाँ पे, हाँ डी स्क्वायर, अब क्या होगा देखो, डी स्क्वायर प्लस अल्फा ई टू द पावर 0t क्यों लिया मैंने ऐसा, बिकॉज आप लोग को मैंने एक बताया था ना, जब हम PI e टू द पावर x वाला लेते हैं 1 अपॉन FD e टू द पावर ax, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इस फॉर्म में करते हैं ना सॉल्व। जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ आ जाता है, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेंगे फिर d माइनस a करके। हाँ तो d को रिप्लेस कर देते हैं हम a से, लेकिन यहाँ पर अब d को 0 से रिप्लेस करेंगे, और x इन प्लेस ऑफ x यहाँ पे t है, फाइन, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ना यहाँ पे, x इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी वाले केस में हमारा t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, t इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, बीटा क्या बताया आपने, a इंटू जी अपॉन बी, ये बीटा था हमारा 1 अपॉन ये f ऑफ 0 कर दो, अब ये d की जगह पे 0 रख दीजिए, अल्फा स्क्वायर e टू द पावर 0t तो 1 ही रह जाएगा, है ना। तो a इंटू जी अपॉन बी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ये था g अपॉन b, तो ये b और b कैंसिल हो गया, g और g कैंसिल हो गया, तो फाइनली a आया। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज a। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ कोई क्वेरी तो पूछ लीजिए अभी, जल्दी करिएगा। CF और PI को ऐड कर दीजिए, तो CS इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF क्या आया था, CF क्या निकाला आप लोगों ने मैम C1 cos अल्फा, हाँ बोलना जरा, CF C1 cos cos root g by d by t g by b प्लस C2 sin root g by bt।
और पी आई क्या निकाला हमने, ए। तो ये हमारा भी आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या, सी एस क्या था, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स, वाई मत ले लेना गलती से भी। सो C1 cos √g/bt, C2 sin √g/bt, टी को भाई रूट से बाहर रखना भाई, ध्यान से, गड़बड़ नहीं करना है। तो ये आपका आंसर है। अब इसमें ना सुनो, इसका रिमेनिंग पार्ट आप लोग सॉल्व करोगे। इसमें ना, इसका रिमेनिंग पार्ट में ना ये C1 और C2 को इवैल्यूएट करना है, बस कुछ कंडीशन दिए हैं, वो कंडीशन अप्लाई करके आप C1 और कंडीशन अप्लाई करके C1 C2 आप इवैल्यूएट करेंगे। ये C1 और C2 हाँ नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ ठीक है, चलिए, ओके, हैव अ